हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एग्रीजोन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दिन में 3 बार वीडियो आने वाले हैं, तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो पता चल जाए। आज हम करेंगे एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की फसल मक्का। देखिए, मक्का का वानस्पतिक नाम होता है जियामेज, कुल होता है ग्रेमिनी, उत्पत्ति मेक्सिको या मध्य अमेरिका होती है। 2n बराबर 20 होते हैं। पुष्पक्रम इसमें अलग अलग पाया जाता है। नर पुष्पक्रम होता है उसे टेसल कहा जाता है, और मादा पुष्पक्रम होता है उसे सिल्क कहा जाता है। नर पुष्पक्रम इसमें पहले आता है, इसीलिए इसे प्रोटोएंड्रिक भी कहा जाता है। अगर टेसल को अपने हटा रहे हैं, जो इमस्कुलेशन की प्रक्रिया होती है, विपुषीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें अगर टेसल को हटा रहे हैं तो उसे डिटेसलिंग कहते हैं। इसका दाना होता है, दाने को कैरियोप्सिस कहते हैं। मक्का एक C4 पर परागित प्रोटोएंड्री व कल्ले रहित नॉन टिलर प्लांट है, यानी इसमें कल्ले नहीं फूटते हैं। बाकी सभी अनाज वाले जो फसलें हैं उनमें सभी में कल्ले फूटते हैं। उसके बाद में इसकी स्थिति देखिए, भारत में खरीफ और रबी दोनों ऋतु में इसकी खेती की जाती है। भारत में रबी मक्का की खेती है वो बिहार में की जाती है, और राजस्थान में रबी मक्का की खेती है वो बांसवाड़ा में की जाती है। विश्व में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसके बाद में राजस्थान का नंबर है। इसकी उत्पादकता है वो कर्नाटका की सर्वोत्तम रहती है। राजस्थान में पूछा जाए तो जिला होता है वो उदयपुर, इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। उसके बाद में अगर क्षेत्र पूछे तो हाड़ौती क्षेत्र या दक्षिणी जो जिले हैं वो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करते हैं। आगे देखिए, इसमें अवयव क्या क्या पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन पाई जाती है 10%। प्रोटीन को जैन कहा जाता है। जैन प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें ट्रिप्टोफैन व लाइसिन एमिनो अम्ल होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल, इनकी कमी पाई जाती है इसमें। उसके बाद में वसा इसमें 4% होती है। मक्का के दानों में तेल 4% होता है, और कार्बोहाइड्रेट लगभग 70% होता है। इसी कारण इसका साइलेज बनाया जाता है। साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल होती है। उसके बाद में अगर बात करें अपने बुआई की, तो बुआई में बीज दर की बात करते हैं। बीज दर इसमें जो संकर पौधा होता है उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। संकर किस्मों के लिए संकुल किस्में कंपोजिट वैरायटी होती है, उनमें 18 से 20 kg रखा जाता है। चारा उत्पादन के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज है वो प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। अंतरण इसमें 60 से 62 × 20 सेंटीमीटर रखा जाता है, R/P। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर से 62 सेंटीमीटर रखी जाती है, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस तरीके से अगर अपने पौध संख्या ज्ञात करें तो 1 हेक्टेयर में 66,000 पौधे उगाए जा सकते हैं। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु इसे गर्म जलवायु का पौधा होता है, जिसमें तापमान की बात करते हैं। जलवायु में हम तापमान की बात करेंगे। इसके अंकुरण के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो उपयुक्त रहता है। उसके बाद में मृदा इसे बलुई दोमट चाहिए, और यह जल भराव वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील पौधा है। पीएच इसे नॉर्मल पीएच चाहिए, 5.5 से 7 पीएच इसे पौध जो वृद्धि के लिए अनुकूल रहता है। आगे बात करें अपने खाद व उर्वरक की, तो संकर में 120, 50 और 40 NPK का अनुपात रखा जाता है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। संकुल किस्में होती है, संकुल में 100, 40, 30 रखा जाता है, यानी इसमें से अपने को यहाँ 20 घटाना है या 10 घटाना है। याद कर लीजिएगा, एक्चुअल डाटा कभी कभार पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कितना डाला जाता है, या फास्फोरस कितना डाला जाता है, या पोटास कितना डाला जाता है। तो संकर किस्मों में 120, 50, 40, और संकुल जो कंपोजिट वैरायटी होती है उनमें 100, 40, 30। उसके बाद में इसमें जिंक की कमी से सफ़ेद कलिका या व्हाइट बड रोग हो जाता है। इस जिंक की कमी को दूर करने के लिए बुआई के साथ ही 25 किलोग्राम बेसल ड्रेसिंग के रूप में अपने को जिंक सल्फेट देनी चाहिए। आगे अपने बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई इसमें देखिए टेसलिंग व सिल्किंग अवस्था पर करनी चाहिए। जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो टेसलिंग और सिल्किंग, यानी जब नर फूल बनते हैं और मादा फूल बनते हैं उस टाइम करनी चाहिए। इसकी जल मांग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, 500 से 800 mm इसकी जल मांग रहती है। उसके बाद में इसमें खरपतवार अगर नियंत्रण करते हैं तो देखिए, वैसे तो निराई गुड़ाई के द्वारा करना चाहिए। 15 दिन बुआई के 15 दिन बाद में खरपतवार नियंत्रण की पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसका प्रमुख खरपतवार होता है वो दूब घास होता है, जिसे बरमुंडा घास भी कहा जाता है। इसका नाम होता है
वानस्पतिक नाम साइनोडोन डेक्टाइलोन होता है इसका वानस्पतिक नाम। और भी बहुत सारे इसके खरपतवार होते हैं, जैसे सांवा, मकरा, कोंदो, जंगली चुलाई और हजार दाना। उसके बाद में इसमें रसायन प्रयोग करते हैं अपने सिमेजिन, वेरी इंपॉर्टेंट है। मक्का में निम्न में से कौन सा रसायन यूज किया जाता है, तो सिमेजिन, और बाजरा में एट्राजिन। इसके बाद में हम बात करेंगे कीट व रोग की। कीट व रोग में पहला कीट पढ़ते हैं अपने सफ़ेद लट। सफ़ेद लट को जो इसका जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है होलोट्रेकिया कंसनगुनिया। इसका नियंत्रण, सफ़ेद लट है वो मक्का की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जड़ों को काट देता है। इसका नियंत्रण होता है वो फोरेट 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा कीट होता है तनाछेदक चिलोपार्टेलस। ये प्रमुख कीट होता है, मक्का का प्रमुख कीट होता है तनाछेदक चिलोपार्टेलस। कीट का प्रकोप मक्का की फसल 1 महीने की होने पर होता है। जब फसल बुआई की 1 महीना हो जाता है तो इस कीट का प्रकोप होता है, और ये मक्का का ऊपरी जो सूट टिप भाग होता है, ऊपरी जो परहोय भाग होता है, उसको खा जाता है। इसी कारण इसमें डेड हेड उत्पन्न हो जाता है और मक्का का पौधा है वो आगे वृद्धि नहीं कर पाता। वेरी इंपॉर्टेंट है, डेड हर्ट किससे उत्पन्न होता है मक्का में, तो वो होता है तनाछेदक चिलोपार्टेलस के द्वारा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद में हम बात करेंगे रोग की। रोग डाउनी मिल्ड्यू, तुलासीता रोग जो है जिसे कहा जाता है, इसका डाउनी मिल्ड्यू जहाँ पर भी हो कवक के द्वारा होता है, और परनोस्पोरिलस मेडिस नामक कवक होता है वो इसके अंदर प्रकोप करता है। अन्य रोग की बात करें तो बीजगलन रोग होता है, ब्लैक बंडल रोग होता है, ये सारे कवक के द्वारा होते हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए अपने बीजोपचार करते हैं कैप्टान या थायरम या बविस्टिन के द्वारा, और वो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के ऊपर अपने बीज उपचार करते हैं। वैसे बीज उपचार करने की उपयुक्त विधि होती है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। पहले फंजीसाइड का लेप किया जाता है, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड, उसके बाद में राइजोबियम का। तीसरा जो महत्वपूर्ण रोग होता है वो सफेद कली का व्हाइट बड रोग होता है, जिंक की कमी से हो जाता है, और इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल बुआई के साथ करते हैं। आगे अपने बात करते हैं संकर किस्मों की। देखिए संकर किस्मों में सर्वप्रथम जो इसका विचारधारा का जो विचार दिया था वो सिंगल क्रॉस टेक्निक को अपना कर दिया था, और सिंगल क्रॉस टेक्निक है वो 1910 में दी थी EM ईस्ट व GH सुल ने। इसका प्रयोग अमेरिका में ही किया जाता है। उसके बाद में दूसरी तकनीक आई डबल क्रॉस तकनीक, यानी इसका डबल हो गया, 1910 में ये हुआ था और ये 1920 में हो गया। डबल का मतलब DF जोन्स, यानी डबल क्रॉस तकनीक है वो DF जोन्स ने दी थी। भारत में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारत में ज़्यादातर इसी के द्वारा किस्मों का प्रयोग किया जाता है, किस्में बनाई जाती है। मक्का का तो सर्वप्रथम AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो 1957 में चला। इस प्रोजेक्ट के तहत गंगा फर्स्ट 101 रणजीत व दक्कन वैरायटी निकाली, और इनको 1961 में निकाला गया। आगे हम बात करें संकर किस्में कौन कौन सी होती है, तो पीले बीज वाली गंगा फर्स्ट 3rd और 5 व 101, गंगा 1, 3, 5, 101। पीले बीज वाली गंगा 1, 3, 5, 101, रणजीत, हिमालय और VL 54, ये किस्में थी वो पीले बीज वाली थी। उसके बाद में सफ़ेद बीज वाली गंगा 4, गंगा सफ़ेद 2 एंड हाई स्टार, ये सफ़ेद बीज वाली किस्में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है हाई स्टार्च मक्का की किस प्रकार की किस्म है, तो सफ़ेद बीज वाली है, और साथ में हाइब्रिड वैरायटी है, संकर किस्म है। इसके बाद में संकुल किस्में आती है। संकुल किस्में देखिए अंबर होती है, किसान होती है, विक्रम, जवाहर, सोना, विजय, प्रताप, नवजोत, नवीन और लक्ष्मी है, जो किस्म 1980 में बिहार से निकाली गई किस्म है। माही कंचन व माही धवल ARS बांसवाड़ा द्वारा विकसित है। उसके बाद में बस्सी सिलेक्टेड राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है। उसके बाद में अफ्रीकन टाल J1006, ये किस्में होती है वो चारा हेतु होती है। OPEC 2 जीन वाली किस्म, OPEC 2 का मतलब होता है कि अगर इस जीन का अपने प्रयोग कर रहे हैं तो जो मक्का का वैरायटी होती है या मक्का का प्रोडक्शन होता है, दाने होते हैं, उनमें ट्रिप्टोफैन व लाइसिन अम्ल की अधिकता पाई जाती है, एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। तो वो किस्में कौन कौन सी है, देखिए शक्ति है, प्रोटीना है, रत्ना है और HQPM फर्स्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, शक्ति, प्रोटीना, रत्ना और HQPM फर्स्ट। उसके बाद में सूखा सेंसिल, प्रकाश और मेगा है। बेबी कॉर्न के लिए प्रकाश, पार्वती, VL 45
किस्में हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है बेबी कॉर्न, आगे हम पढ़ेंगे जियामेज। तो ये इतनी सारी किस्में हैं, किस्मों पर आप थोड़ा सा इस मक्का की इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान दे लीजिएगा। आगे हम बात करें मक्का का वर्गीकरण। देखिए मक्का का वर्गीकरण में बहुत सारे मक्का के प्रकार पाए जाते हैं। जैसे पहला प्रकार है डेंट कॉर्न, जिसे जियामेज इंडेंटाटा कहते हैं। देखिए डेंट का मतलब डी आ रहा है, डेंट आ रहा है उसमें, तो इसमें भी डेंट आ रहा है, याद रख लीजिएगा इस प्रकार से। डेंट कॉर्न जियामेज इंडेंटाटा। उसके बाद में फ्लिंट कॉर्न जियामेज इंडुराटा। उसके बाद में पॉपकॉर्न जियामेज इवर्टा। जो पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं या कॉर्नफ्लेक्स बनाए जाते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, दानों को गर्म करते ही ये फूल जाते हैं। उसके बाद में फ्लोर कॉर्न इंस्काटा बनाया जाता है, जियामेज एमाइलेशिया, इसे सॉफ्ट कॉर्न भी बोला जाता है। उसके बाद में स्वीट कॉर्न होता है, जियामेज सेकेराटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वीट कॉर्न यानी इसमें शर्करा पाई जाती है, तो शर्करा होती है वो सेकेराटा से बना है। उसके बाद में पोड कॉर्न होता है, जियामेज ट्यूनिकाटा। उसके बाद में वैक्सी कॉर्न होता है, इसके दानों के ऊपर जब हम इसको तोड़ते हैं तो वैक्स जैसा थोड़ा सा दिखाई देता है, परत पाई जाती है, इसका मतलब होता है जियामेज सेरेटिना। उसके बाद में बेबी कॉर्न होता है, जियामेज इसका नाम होता है बेबी कॉर्न का। उसके बाद में कुछ एक बातें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण के अंतर्गत अपने अध्ययन करते हैं। पहला देखिए, सर्वाधिक उत्पादकता के कारण इसे मिरेकल क्रॉप यानी एक वरदान फसल कहा जाता है। उसके बाद में मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है, सीरियल क्रॉप्स क्वीन कहा जाता है। इसे लगातार प्रयोग मनुष्य में गंजापन या प्लागरा आ जाता है, लगातार प्रयोग के द्वारा मनुष्य में गंजापन आ जाता है। टियोसिनाइट होता है वो जंगली मक्का का एक जंगली मक्का होता है और ये मक्का का निकटतम पूर्वज माना जाता है। उसके बाद में मक्का द्विलिंगाश्री या मोनोसियस पौधा होता है, यानी एक ही पौधा, मोनो का मतलब एक पौधा, और एक ही पौधे पर नर व मादा जब अलग अलग पाए जाते हैं तो ये मोनोसियस या द्विलिंगाश्री कहलाता है। मक्का में 3 प्रकार की जड़ पाई जाती है, एक तो सेमिनल रूट्स होती है, प्रोप रूट्स होती हैं और एरियल रूट्स भी होती है। तो प्रोप रूट होती है वो मक्का के तने को सहारा देने का कार्य करती है, याद रखिएगा। प्रोप रूट मक्का के तने को सहारा देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने मक्का जो फसल है वो किया। एक बार दोबारा आप रिपीट कर लीजिए इसे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो घंटे का निशान है उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चल जाएगा आपको कि नया वीडियो आ गया है, तो उसको हम देख लेंगे। मैं आपको रोज़ एक हॉर्टिकल्चर का, एक एग्रोनॉमी की फसल इसी तरीके से करवाऊंगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैं जो मुख्यतः बुक है वो 3-4 बुक्स में से पढ़ा रहा हूँ। नेमराज जी सुंडा की बुक को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बुक को आपको बहुत ही स्टिक याद करना है। हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट की एक ही खासियत रहती है कि हम जो 20% अपना छूटता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर एक बुक आप अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो उसमें से क्वेश्चन आपके 80% उसी में से आएंगे। बहुत ही बेटर रहता है एग्ज़ाम की दृष्टि से किसी एक बुक को आप चाहे कितना भी पढ़ो, पर वो बुक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि वो बुक कोई सी भी बुक ले लीजिए आप, वो बुक आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथी जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करें उन तक जरूर पहुंचाएं। हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं टाइम में से टाइम निकाल कर आप तक ये पहुंचा रहा हूं, तो आप कृपया करके इतना ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए।